गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव कंट्रोल ऑफ जीन रेगुलेशन। हम प्रोकैरियोटिक जीन एक्सप्रेशन पढ़ रहे थे, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल पढ़ चुके थे, जिसमें हमने लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ा था। तो आज आपके अगर हम सिलेबस को देखें तो हम पढ़ रहे हैं पेपर 12, इसकी हमने पढ़ी है यूनिट 3। यूनिट 3 में हम पैनोप्ली ऑफ ऑपेरॉन तक पढ़ चुके हैं। पैनोप्ली ऑफ ऑपेरॉन में आपको लैक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन पढ़ना है, और इसके बाद में जो टॉपिक दे रखा है वो है कैटाबोलाइट रिप्रेशन। कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बेसिकली। तो यही हम आज पढ़ेंगे। अब देखिए, इसका नाम बता रहा है कि इसमें रिप्रेशन हो रहा है, कैटाबोलाइट रिप्रेशन, लेकिन ये एक प्रकार का पॉजिटिव कंट्रोल है। तो आप इसको समझेंगे ध्यान से, बहुत सरल है। हम वापस एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव रेगुलेशन ऐसा रेगुलेशन होता है जिसमें कोई रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। रिप्रेसर का मतलब संदमन करने वाला या जीन की अभिव्यक्ति को रोकने वाला, विच रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ऐसा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव रेगुलेशन, जिसके उदाहरण हमने पढ़े थे लैक ऑपेरॉन तथा ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन। बेटा ये सब चीज़ें अगर आपको समझ में आएगी तो बहुत आसान है, और अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे तो फिर आप इसे समझ नहीं पाएंगे। तो केवल इसके नाम को आप समझेंगे, उससे आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो नेगेटिव रेगुलेशन हम पढ़ चुके हैं, और आज जो हम पढ़ेंगे वो है पॉजिटिव रेगुलेशन। तो पहली बात तो ये होगी कि पॉजिटिव रेगुलेशन में किसी प्रकार के कोई रिप्रेसर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, कोई किसी प्रकार का कोई संदमक प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। फर्स्ट थिंग तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होगा। आपको क्या काम करेगा कैसे, बस आपको नाम पे जानना है। अगर एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व है तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन होगा। और जो इसमें एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है उसे हम कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन कहते हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे, या कैप अगर शॉर्ट में बोलेंगे तो CAP कैप। तो ये इसमें एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। जो उदाहरण हम पढ़ेंगे वो है कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन। तो लैक ऑपेरॉन एक ऐसा ऑपेरॉन है जिसका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रकार से कंट्रोल होता है। नेगेटिव कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं जिसमें कि रिप्रेसर प्रोटीन इन्वॉल्व था। आज हम पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन का पॉजिटिव कंट्रोल, और दोनों ये भी रिप्रेसेबल और इंड्यूसिबल दोनों प्रकार का हो सकता है, पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम पढ़ रहे हैं लैक का पॉजिटिव कंट्रोल। ये उदाहरण मैं पहले बता चुकी हूँ आपको डायग्राम के द्वारा। अगर हम समझे तो नेगेटिव कंट्रोल में आप देख रहे हैं कि एक रिप्रेसर प्रोटीन होता है जो कि ऑपरेटर पे बाइंड करता है। ऑपरेटर पे रिप्रेसर प्रोटीन के बाइंड करने की वजह से आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता, जीनों की अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन यदि रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड नहीं है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। उसी प्रकार से अगर पॉजिटिव कंट्रोल की बात करें तो एक्टिवेटर प्रोटीन, लेकिन यहाँ पे ऐसा फिक्स नहीं है कि एक्टिवेटर प्रोटीन ऑपरेटर पर ही बाइंड होगा, लेकिन यदि ये बाइंड होता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है, और यदि बाइंड नहीं होता तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता। दोनों में अंतर आप समझ पा रहे हैं, पॉजिटिव रेगुलेशन और नेगेटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन मैं इसकी परिभाषा आपको बता चुकी हूँ कि एक्टिवेटर प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। अब अगर हम बात करें कैटाबोलाइट रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन, तो सबसे पहले हम आते हैं कि लैक ऑपेरॉन हमने पढ़ा था। लैक ऑपेरॉन के जो जीन होते हैं वो क्या काम करते हैं, वो जीन लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म का काम करते हैं या लैक्टोज के ब्रेकडाउन का कार्य करते हैं। तो लैक्टोज ब्रेकडाउन होकर क्या बनाता है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज। हमने इसके नेगेटिव कंट्रोल में पढ़ा था कि लैक्टोज स्वयं डिसाइड करता है कि उसको तोड़ने वाले जीन बनेंगे या नहीं बनेंगे। और यहाँ पे जो पॉजिटिव रेगुलेशन है इसमें लैक्टोज का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसमें इन्वॉल्वमेंट है ग्लूकोज का। तो आप समझिए इस चीज़ को कि यदि मीडियम में बहुत सारा ग्लूकोज है, समझ रहे हैं आप, ग्लूकोज बहुत सारा है, तो क्या हमको लैक्टोज को तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने के बाद फिर से ग्लूकोज बनने वाला है। इसका मतलब अगर ग्लूकोज है तो हमको लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज ऐसी शुगर होती है। हम लैक्टोज को एज ए शुगर, एज ए एनर्जी कंटेंट नहीं यूज़ करते, हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं। कोई भी सजीव ग्लूकोज को यूज़ करता है। तो यदि ग्लूकोज अवेलेबल है तो लैक्टोज के ब्रेकडाउन की आवश्यकता नहीं होगी।
लेकिन यदि मीडियम में ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन लो है, ग्लूकोज अवेलेबल नहीं है, तो हमें लैक्टोज के ब्रेकडाउन की या लाइकोपेरॉन की अभिव्यक्ति की आवश्यकता होगी। इतना आप समझ पाए हैं। तो यहाँ पे जो सेंट्रल कंट्रोलिंग पॉइंट है वो है ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन। ये आपको ध्यान रखना है, लैक्टोज को आप अभी ध्यान में नहीं रखेंगे। ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज क्या काम करता है? ग्लूकोज रिप्रेसेस द इंडक्शन ऑफ इंड्यूसिबल ओपेरॉन बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ साइक्लिक एएमपी। अब यहाँ पे ये है कि ग्लूकोज एक काम करता है, ग्लूकोज साइक्लिक एएमपी का बनना रोक देता है। साइक्लिक एएमपी होता है जिसको सीएएमपी भी बोलते हैं। नॉर्मली एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को एक एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम होता है जो कि सीएएमपी में कन्वर्ट करता है। तो यदि ग्लूकोज है तो सीएएमपी नहीं बनेगा और सीएएमपी आगे बहुत सारे कार्य करता है, वो सारे कार्य रुक जाएंगे। अब कैसे, एक बार हम समझेंगे इसको डायग्राम के द्वारा। देखिए, ए में लिखा हुआ है कि यदि ग्लूकोज हाई है, ग्लूकोज यदि हाई है मीडियम में, तो एटीपी से एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हाई ग्लूकोज किसको, एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को रिप्रेस कर देता है, उसको रोक देता है। इसकी वजह से एटीपी से आगे सीएएमपी नहीं बनेगा। लेकिन यदि ग्लूकोज लो है तो आराम से एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम कार्य करेगा और एटीपी से सीएएमपी बन जाएगा। तो देखिए, पहली कंडीशन हमने क्या पढ़ी, जब ग्लूकोज लो है, ग्लूकोज लो है तो सीएएमपी बना। सीएएमपी क्या करता है, सीएपी प्रोटीन पे बाइंड करता है। सीएपी क्या होता है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यह वह एक्टिवेटर प्रोटीन है जो कि आगे जाके हमारे जीन की अभिव्यक्ति को इंड्यूस करता है या बढ़ाता है। तो सीएमपी जैसे इस कैप प्रोटीन पे बाइंड हुआ, सीएमपी और कैप दोनों जॉइंटली जाके जुड़ जाते हैं। कहाँ पर, प्रमोटर ऑपरेटर के आसपास, वहाँ पे जाके इस जीन को अभिव्यक्त करते हैं। तो हम समझ पा रहे हैं आप, ग्लूकोज नहीं है तो ये लाइकोपेरॉन के जीन अभिव्यक्त होंगे। अब ग्लूकोज नहीं है तभी तो हमको लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म की आवश्यकता होगी। तो ग्लूकोज नहीं है तो लाइकोपेरॉन के जीन अभिव्यक्त होंगे। अब दूसरी कंडीशन देखें, यदि ग्लूकोज है तो हमको लाइकोपेरॉन से बनने वाले प्रोटीन नहीं चाहिए। तो ग्लूकोज है तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम नहीं कार्य करेगा, तो सीएएमपी भी नहीं बनेगा। सीएएमपी नहीं बनेगा तो सीएमपी सीएपी पे बाइंड नहीं होगा। कैप पे बाइंड नहीं होगा तो कैप एक्टिवेट नहीं होगा और यह आगे जीन पे बाइंड नहीं होगा, और जीन पे बाइंड नहीं होगा तो फिर आगे जीनों की अभिव्यक्ति भी नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं इसको कि किस प्रकार से ये कंट्रोल करता है। इट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन में भी यह इंड्यूसिबल प्रकार का है। मैंने आपको बताया था, इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि जो सामान्यतया तो बंद रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के जुड़ने के कारण वह एक्टिव हो जाता है। तो यह तो बंद है, लेकिन कैप प्रोटीन के जुड़ने के कारण यह एक्टिव हो जाता है। इसको बोलते हैं हम इंड्यूसिबल ओपेरॉन। अब वापस हम एक बार एक उदाहरण द्वारा इसको वापस समझ लेते हैं। तो पहला जैसे आपको दे रखा है, व्हेन ग्लूकोज लेवल्स आर लो, मीडियम में ग्लूकोज लेवल नहीं है तो सीएमपी बनेगा। सीएमपी बनेगा तो द सीएमपी अटैचेस टू द कैप प्रोटीन और अलाउइंग इट टू बाइंड डीएनए। जब कैप प्रोटीन से सीएमपी अटैच होता है, देखिए आप डायग्राम में, तो यह इसको एक कैप साइट होती है, वहाँ पे इसको बाइंड करता है। जब बाइंड होने के बाद में कैप हेल्प्स आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रमोटर। यह प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को हेल्प करता है और जीनों की अभिव्यक्ति को स्टार्ट करता है। तो ट्रांसक्रिप्शन लेवल हाई हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन उसका होता है। लेकिन यदि ग्लूकोज लेवल हाई है तो सीएमपी नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम कार्य नहीं करेगा, और जब सीएमपी नहीं बनेगा तो वो कैप पे नहीं जुड़ेगा। कैप पे नहीं जुड़ेगा तो कैप एक्टिवेट नहीं होगा और यह कैप साइट पे नहीं जुड़ेगा। आरएनए पॉलीमरेज भी अच्छे से ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। तो बेसिकली आपको मैं ये समझाता हूँ कि ये जीनों की अभिव्यक्ति को बिल्कुल स्विच ऑफ या स्विच ऑन नहीं हो रहा है। एक होता है नॉर्मल ट्रांसक्रिप्शन, वह होता रहता है, लेकिन रिप्रेसर या एक्टिवेटर प्रोटीन की उपस्थिति में वह ट्रांसक्रिप्शन कम या ज़्यादा हो जाता है। तो एक्टिवेटर बेसिकली उस ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड को बढ़ाता है, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाएगा अगर ग्लूकोज मीडियम में बहुत ज़्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि लाइकोपेरॉन को ग्लूकोज भी किस प्रकार से कंट्रोल करता है और लैक्टोज भी किस प्रकार से कंट्रोल करता है। अगर आपको यह बिल्कुल समझ में आ गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और आप यदि 2-3 बार इस लेक्चर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।